बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैलिब्रेशन ऑफ अ वोल्ट मीटर बाय अ पोटेंशियोमीटर। ये बात हमें पता है कि एक वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को मेजर करता है, लेकिन उसकी रीडिंग जो है वो 100% करेक्ट नहीं होती, जबकि एक पोटेंशियोमीटर जो है वो वोल्टेज की एग्जैक्ट रीडिंग जो है वो हमें बताता है। तो आज हम क्या करेंगे, ये हमने एक वोल्ट मीटर लिया हुआ है, इससे भी रीडिंग करेंगे, वोल्टेज इससे भी मेजर करेंगे, और ये पोटेंशियोमीटर है उससे भी वोल्टेज की रीडिंग मेजर करेंगे। इसकी रीडिंग्स मुख्तलिफ जो होंगी वो एग्जैक्ट होंगी, जबकि इसकी रीडिंग्स जो हैं उसमें थोड़ा बहुत एरर होगा। उन एरर को हमने नोट करना है, यानी कैलिब्रेशन किसी डिवाइस की, किसी मीटर की, उसका क्या मतलब होता है कि वो जो डिवाइस है जो सही तरह से एग्जैक्ट रीडिंग नहीं ले सकता, आप उससे भी रीडिंग्स लेते हैं, और कोई और डिवाइस लेते हैं जो एग्जैक्ट रीडिंग ले सकता है, आप उससे भी रीडिंग्स लेते हैं और फिर उनका कंपैरिजन करते हैं। और उसके बाद वो कंपैरिजन जो है वो आप या टेबल की शक्ल में ज़ाहिर कर देंगे या फिर वो ग्राफ की शक्ल में आप ज़ाहिर कर देंगे। तो आज हम ये दोनों तरीके करेंगे। तो इस तरह से हम ये एक वोल्टमीटर हमने बाज़-औक़ात होता है कि सर्किट डायग्राम बहुत बड़ी स्टूडेंट्स ने बनाई होती है, तो वो उसमें जिस डिवाइस के साथ हमने कोई करना होता है या उसकी चेकिंग करनी होती है तो वो उन्हें पता नहीं होता कि वो कहाँ है। तो हमने इस वोल्टमीटर से रीडिंग लेनी है, वो रीडिंग फॉल्टी होगी, वो रीडिंग इतनी दुरुस्त नहीं होगी। और ये जो पोटेंशियोमीटर हमने लगाया हुआ है हमने इससे भी रीडिंग लेनी है। और जैसा कि आपको पता है कि एक पोटेंशियोमीटर क्या होता है, वो एक लंबी वायर है। ये एक लंबी वायर है, ये 400 सेंटीमीटर लंबी वायर है। यहाँ से लेके यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, फिर ये आगे 100 और ये आगे 100, ये 400 सेंटीमीटर लंबी वायर है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम रहेगा और इसका मटेरियल थ्रू आउट सेम रहेगा। इसे हम यूज़ करेंगे और आप देखें कि यहाँ ये स्क्रूज लगे हुए हैं जो कनेक्शंस के काम आएंगे। अब इस ए और इस बी पॉइंट्स के दरमियान आपने क्या करना है, आपने एक बैटरी लगानी है, और ये बड़ी हैवी बैटरी आप लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ देखिए कितने सेल आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। और जनरली आप जो मार्केट में सेल अवेलेबल होते हैं वो आपको पता है 1.5 वोल्ट का जनरली आपको इतना सा एक सेल मिलता है। तो आप 4 सेल जब सीरीज़ में लगाएंगे तो उनका मिला के जो वोल्टेज बनेगा वो 6, उसकी ईएमएफ जो मिला के बनेगी वो 6 वोल्ट्स होगी। अच्छा, अब आपने ये भी जहन में रखना है कि ये जो चारों सेल हैं ये आपने नए वाले लेके प्रॉपर, ये ना हो कि बाद सेल पड़े होते हैं, पड़े पड़े उनकी वोल्टेज जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम होती जाती है। तो आप अपने जहन में ये सोचें कि ये 6 वोल्ट हैं, 4 सेल हमने लगाए हुए हैं, तो एक्चुअल वोल्टेज उनकी हो सकता है 2 या 3 वोल्ट हो। तो ये ज़रा हैवी ड्यूटी और नए ब्रांड न्यू ये सेल आपने चारों यूज़ करने हैं। उसके बाद ज़रा देखें कि ये जो वायर है 6 वोल्ट आपने इसे वोल्टेज दिया हुआ है, तो अब ये एक रियोस्टेट आपने यूज़ किया हुआ है एज अ वेरिएबल रजिस्टर। और आपको ये भी पता है कि मार्केट में ये जो रियोस्टेट मिलते हैं इनकी आमतौर पे जो रेजिस्टेंस है वो 200 ओम होती है या 500 ओम होती है मार्केट में जो अवेलेबल है। तो अब अगर ये 500 ओम का आपने यहाँ यूज़ किया हुआ है रियोस्टेट, तो मुझे ज़रा ये बताएं कि इन 6 वोल्ट्स में से ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये जो लंबी वायर है, इसकी रेजिस्टेंस हो सकता है 10 से 20 ओम हो। तो 10 से 20 ओम अगर इसकी रेजिस्टेंस है तो यहाँ ये 500 ओम रेजिस्टेंस है, तो आपने ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इधर उधर किया, इसे हो सकता है यहाँ कोई 300 ओम रेजिस्टेंस हो, तो ये सारे का सारा वोल्टेज तो इसे मिल जाएगा, इसके हिस्से में बहुत कम वोल्टेज आएगा। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ आप रियोस्टेट ना लगाएं। ये मैंने डायग्राम इसलिए बनाई थी कि जो मार्केट में ये प्रैक्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है उसमें अक्सर मैंने यहाँ एक रियोस्टेट लगा हुआ देखा है। तो बेहतर यही है कि आप ये यहाँ रियोस्टेट
ना लगाएं, ये डायरेक्ट बैटरी लगाएं। अब देखें, जब आप ये आपने एक प्लग की लगाई हुई है, जब आप इस की को ऑन करेंगे, इस प्लग की को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि ये 6 के 6 वोल्ट सारे इस लॉन्ग वायर को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 वोल्ट हैं, तो ये साइड अगर आप 0 वोल्ट पे कहते हैं तो वो वाली साइड किस पे होगी, ये पॉजिटिव, चूँकि हर पोटेंशियल होता है तो वो वाली साइड आप कहेंगे कि 6 वोल्ट पे है। अब ये 100, 200, 300, 400 सेंटीमीटर को कितना वोल्टेज मिला हुआ है, 6 वोल्ट। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक जो 100 सेंटीमीटर वायर है उसके हिस्से में कितना वोल्टेज आएगा, तो आप 6 का चौथा हिस्सा यानी 1.5 वोल्ट कहेंगे कि 100 सेंटीमीटर को मिला हुआ है। 1.5 वोल्ट इसे मिलेगा, 1.5 इसे, 1.5 इसे, तो मिला के ये टोटल कितना हो गया, 6 वोल्ट। अब ये तो हो गया पोटेंशियोमीटर। और इस पोटेंशियोमीटर को अगर आप सादा तरीके से, सिंबॉलिक तरीके से ज़ाहिर करना चाहें तो ये देखें, ये वो बैटरी मैंने ये लगाई 6 वोल्ट की, ये आगे प्लग की लगाई हुई है, और ये वो रियोस्टेट जो मैंने यहाँ से उतार दिया है। मैंने कहा था कि ये रियोस्टेट अगर आप यहाँ ना लगाएं तो ये बेहतर है, तो आप फिर ऐसे करें कि इसको इधर डायरेक्ट मिला दें। तो ये लंबी वायर जो है इसकी ज़ाहिर है कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, तो उस रेजिस्टेंस को फ्रॉम पॉइंट ए टू बी आप ऐसे ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर ये लॉन्ग वायर लगी हुई है, उसे सिंबॉलिकली अगर आपने दिखाना है तो ऐसे दिखा दें। अब इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, हमने इस पॉइंट ए के साथ यहाँ कनेक्शन किया हुआ है एक स्टैंडर्ड सेल हमने यहाँ यूज़ किया है, एक स्टैंडर्ड सेल, S फॉर स्टैंडर्ड एंड C फॉर सेल। ये इधर हमने 1.5 वोल्ट का यूज़ किया हुआ है, आप 1 वोल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, आप 0.5 वोल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये एक स्टैंडर्ड सेल यानी उसकी EMF जो है ना 1.5 से ज़्यादा हो ना उससे कम हो। अच्छा, लेकिन ये याद रहे कि जो इसका नेगेटिव साइड है वो उसने जाके कहाँ से इसकी नेगेटिव साइड के साथ लगना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये और ये बैटरीज आपस में एक दूसरे को अपोज करें। उसके बाद ये एक 2 वे की आपने लगा दी। आपको पता है जब ये गैप नंबर 1 ऑन करेंगे तो ये वाला सर्किट ऑन हो जाएगा, जब ये गैप नंबर 2 ऑन करेंगे तो ये नीचे वाला सर्किट ऑन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ये वायर आगे लेके जाए, यहाँ एक आपने रेजिस्टेंस लगानी है, उसे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कहेंगे, और यहाँ हम ये रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम की यूज़ कर रहे हैं, और इसके अक्रॉस जो मेजरमेंट होगी वोल्टेज की वो इस वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे। तो ये आगे फिर हमने एक और सेल लगाया हुआ है, इसका भी नेगेटिव साइड इधर नेगेटिव, इसकी नेगेटिव, इसकी नेगेटिव और इसकी नेगेटिव, ये सारी साइड्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। और ये की K2 है, और इसी तरह हमने यहाँ फिर एक रियोस्टेट लगाया हुआ है, तो यहाँ एक हमने गैल्वानोमीटर यूज़ किया हुआ है, और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है C। अब हमने करना क्या है, ये तो हमने सर्किट के बारे में सीखा, ये सर्किट है, और इसी सर्किट को मैंने यहाँ दोबारा से ड्रा किया हुआ है। आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये 6 वोल्ट आपने इसे दिए, ये सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि ये की जो है K1 इसे ऑन करना है। जब इस की को ऑन करेंगे तो ये 6 वोल्ट जो हैं वो इस वायर को मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि इसकी इस साइड पे 0 वोल्ट होगा और इस साइड पे 6 वोल्ट होगा, और ये 400 सेंटीमीटर को 6 वोल्ट मिलेंगे। अब आपने इसको ऑन करने के बाद दूसरा काम जो किया, आपने इस गैप को ऑन कर दिया। इस गैप को जब आपने ऑन किया तो ये जो स्टैंडर्ड सेल है जिसका वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, ये एक्टिव हो गया। इसकी EMF को आप कहेंगे ES। अब आप ये बताएं कि ये यहाँ एक गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है, और ये स्लाइडिंग की है जो इस वक्त पॉइंट C पे है। आप इस स्लाइडिंग की को यहाँ से हटा के आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं ना, इसको यहाँ से
जहाँ चाहें आप इस वायर के ऊपर लगा दें। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि इधर 1.5 वोल्ट है और उधर 6 वोल्ट है। अब अगर मैं यूँ करूँ कि इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को पकड़ूँ और इसको मैं इधर जाके इस पॉइंट बी पे लगा दूँ, तो मुझे ज़रा ये बताएं कि इस ए से बी के दरमियान कितना वोल्टेज है। ए 0 पे है और बी 6 वोल्ट पे है। इसका मतलब है कि इस तरफ कितने वोल्टेज हैं 6, और इस तरफ आपने कितने वोल्ट अप्लाई किए हुए हैं 1.5, और ये दोनों वोल्टेजेस एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि उधर 6 है और इधर 1.5 है और दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उधर वाली साइड पे 6 मीन वो ज़्यादा वोल्टेज है। लेकिन अगर मैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर से उठाऊं और मैं इसे पकड़ूं और मैं इसे यहाँ इसको इस ए पे लगा दूं, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ए पे लगा दूं, तो बताएं ज़रा इसके इधर पोटेंशियल कितना होगा 1.5 और उधर कितना होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस 0 एंड 0, दैट मीन दैट इज़ 0। तो उस तरफ पोटेंशियल कम होगा, इस तरफ 1.5 ज़्यादा होगा। तो पहले मैंने जो सिचुएशन क्रिएट की, जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इधर मैंने लगाया तो इस तरफ 6 वोल्ट थे, इस तरफ 1.5 थे, उधर ज़्यादा था इधर कम था। तो उस वक्त इसकी गैल्वेनोमीटर की नीडल किसी एक तरफ जाएगी, क्योंकि एक तरफ ज़्यादा वोल्टेज है दूसरी तरफ कम है, तो नीडल एक तरफ जाएगी। और अगर मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ला के यहाँ पॉइंट ए पे लगा देता हूँ, इसका मतलब है कि इधर 0 वोल्ट है और इधर 1.5, अब इधर बढ़ गए वोल्टेज उधर कम हो गए। तो अब अगर आप इसे यहाँ लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की नीडल अगर पहले इधर जा रही थी तो अब उसे किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। तो ये एक दफ़ा इसको बी पे लगाने से और एक दफ़ा ए पे लगाने से, बी पे लगाने से अगर एक तरफ जाती है, ए पे लगाने से दूसरी तरफ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपके कनेक्शन जो है वो दुरुस्त है। आपने ये जो कहीं कोई कनेक्शन लूज़ नहीं है, ये एक चेकिंग करने का तरीका है। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि अगर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ए पे रखने से गैल्वेनोमीटर की नीडल एक तरफ जाती है, बी पे रखने से दूसरी तरफ जाती है, तो दरमियान में कोई ऐसी जगह ज़रूर होगी जहाँ ये रखेंगे तो वो नीडल ना उधर जाएगी ना इधर जाएगी। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब इस तरफ अगर 1.5 वोल्ट है और जो अपोजिंग वोल्टेज हो वो भी 1.5 हो, 1.5 इधर 1.5 इधर, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 0। जब रिज़ल्ट 0 आएगा तो फिर गैल्वेनोमीटर की नीडल कहाँ, वो फिर अपनी 0 वाली जगह पर रहनी चाहिए, ना उसे इधर जाना चाहिए ना इसे इधर जाना चाहिए। तो ऐसा कब मुमकिन है? जब आप एक ऐसा पॉइंट ढूंढें, एक ऐसा पॉइंट ढूंढें जहाँ इधर का वोल्टेज और इधर का वोल्टेज बराबर हो जाए। तो क्या ख्याल है आपका, अगर इन 400 सेंटीमीटर लंबी वायर को वोल्टेज 6 वोल्ट मिला हुआ है, तो इस 1.5 को बराबर करने के लिए उधर 1.5 कितनी लेंथ के अक्रॉस होना चाहिए? 400 के लिए 6, तो 200 के लिए 3 और 100 के लिए 1.5, यानी कि चौथा हिस्सा। तो इसका मतलब है कि आप अगर ये 100 पे जाके इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को रखते हैं, इस सी को रखते हैं, तो अब ज़रा आप मुझे ये बताएं इसके इस तरफ को कितना वोल्टेज है 1.5, और इसके दूसरी साइड पे कितना वोल्टेज है 0 से लेके यहाँ पे, यहाँ 1.5 होगा, यहाँ 1.5 से लेके यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 से लेके यहाँ 4.5 होगा, यहाँ 4.5 से लेके 6 होगा। तो इसका मतलब है जब आप इसे यहाँ रखेंगे 100 सेंटीमीटर पे, तो उधर भी 1.5 और इधर भी 1.5, और गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो कहाँ जाएगी? वो 0 पे जाएगी। तो हम कहेंगे कि नल पॉइंट हमने ढूंढ लिया है और वो कहाँ जाके हमारा वो हमें मिला है, वो 100 सेंटीमीटर पे। तो वो जो लेंथ होगी, वो जो लेंथ आपने ढूंढी है उसे आप LS कहेंगे। तो L1 कहें,
यहाँ आप उसे L1 कहें। तो मुझे ज़रा ये बताएं, जितना आप ये वोल्टेज ज़्यादा रखेंगे उतनी इसके कोरस्पॉन्डिंग लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा, यानी ये ES इज़ प्रोपोर्शनल टू L1। और ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है, ये भी आप जानते हैं कि जितना वोल्टेज आप यहाँ ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतनी लेंथ बढ़ती जाएगी, नल पॉइंट उतना दूर होता जाएगा। अच्छा, तो ये वाला जो स्टैंडर्ड सेल की EMF है वो प्रोपोर्शनल हो गई लेंथ के। अगर आप यहाँ 3 वोल्ट लेते तो ये जो लेंथ अभी 100 सेंटीमीटर आई है 3 वोल्ट पे, नल पॉइंट जो है वो इधर 200 पे जाके आना था। तो ये हमने ऑलरेडी एक हमने चीज़ सोची हुई है, हमने ये जो रूल्स हैं उनको सामने रखते हुए हमने एक्सपेक्टेशंस की हुई हैं कि हमारा नल पॉइंट कहाँ आना चाहिए। ये जो एक्सपेक्टेशंस आप इक्वेशंस वगैरह को सामने रख के पहले ज़ुबानी कर लेते हैं कैलकुलेशंस करके, और बाद में वेरिफिकेशन के लिए आप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस प्रोसेस को सिमुलेशन कहेंगे। आपने सिमुलेशन का लफ्ज़ सुन रहे होंगे आजकल। तो सिमुलेशन का क्या मतलब है कि हम जो कवानीन वगैरह, लाज वगैरह, प्रिंसिपल्स जो हैं उन्हें यूज़ करके जो हम जहन में सोचते हैं कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए, हमारी कोई वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, ये सारी जो सोच के ज़रिए एक जगह पे पहुंचना है, इसे सिमुलेशन कहते हैं। ये चूँकि सादा सा काम है इसलिए हमने खुद सोच लिया। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएँ तो आपको कंप्यूटर से हेल्प लेनी पड़ती है। तो वो कंप्यूटर से हेल्प लेंगे, कंप्यूटर वो लंबी कैलकुलेशंस करेगा। लेकिन बाद में जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो आपके एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स हैं और जो एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स हैं वो आपस में कोइंसाइड करेंगे तो आप बड़े खुश होंगे कि हमने जो सोचा था वही हमें मिल गया। इसी तरह जैसे हमने ये सोचा है कि ये 6 वोल्ट जो है वो इधर 400 सेंटीमीटर लेंथ के अक्रॉस आए हुए हैं, तो इधर 1.5 वोल्ट जो है वो उसके कोरस्पॉन्डिंग कितनी लेंथ आनी चाहिए। तो वो ऑब्वियसली 6 के लिए 400 है तो 1.5 के लिए 100 होगी। तो इसका मतलब है नल पॉइंट इधर आना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपका नल पॉइंट 100 पे नहीं आता, 101 पे आता है या 99 पे आता है, तो ये भी दुरुस्त है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बहुत आगे पीछे जो फ़र्क है वो आ जाता है। लेकिन अगर आपका नल पॉइंट यहाँ आ रहा हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 पे, वो आ रहा है 200 पे या 300 पे, तो इसका मतलब है कि जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है और जो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए रिज़ल्ट आया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए हमने पहले सोचना होता है, एक एक्सपेक्टेशंस करनी होती हैं, और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो उसके साथ अगर मैच करे तो तभी वो एक्सेप्टेबल रिज़ल्ट होता है। अब चलें, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने ये नल पॉइंट ढूंढ लिया, उसे L1 कह दिया, और ये आप जानते हैं कि ये उसके प्रोपोर्शनल है। अब आप क्या करें, अब आप ये करें कि ये गैप जो है इसे ऑफ कर दें और इस की को ऑन करें। इस की को जब आप ऑन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो वोल्टेज है इस सेल की वजह से इस सर्किट में करंट चलेगी। इस सर्किट में अगर करंट चलेगी तो यहाँ आपने एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगाई हुई है जिसको आपने 1 ओम रखा हुआ है। तो अब इसमें जो ये भी एक आपने लगाया हुआ है, यहाँ रियोस्टैट लगाया हुआ है, ये भी आपकी मर्ज़ी है कि ये रियोस्टैट, लेकिन यहाँ भी वही प्रॉब्लम होगा कि ये छोटा सा आपने सेल लगाया हुआ है। यहाँ रियोस्टैट अगर आप हाई रेजिस्टेंस का लगा देते हैं तो ये बड़े मसाइल क्रिएट करेगा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ रियोस्टैट की बजाय कोई रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दें। उस रेजिस्टेंस बॉक्स में से आप मुनासिब सी रेजिस्टेंस निकाल लें, यानी 1 ओम, 2 ओम या 3 ओम, ये आपकी मर्ज़ी है कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से आप कोई थोड़ी सी रेजिस्टेंस निकाल लें। ये ज़रा रेजिस्टेंस यहाँ से भी निकाल लें, कोई 10 ओम या 15 ओम या 1, 2, 3, 4, तो ज़रा सा लोड ज़्यादा हो जाता है और सर्किट में ज़रा करंट कम चलती है। हम ये चाहते हैं कि सर्किट में कोई बहुत ज़्यादा
करंट ना चले, क्योंकि उससे बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो चूँकि यहाँ आपने सेल भी बहुत छोटा सा लगाया हुआ है, इसलिए ये रेजिस्टेंस चाहे आप ना लगाएं यहाँ पे, चाहे लगा लें तो कोई ख़ास, लेकिन रियोस्टेट ना लगाएं क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होगी। अच्छा, अब क्या होगा कि जब आपने इसे ऑन कर दिया, इसमें करंट चली, तो फ़र्ज़ करें इसमें करंट चलती है यानी 0.5 एम्पियर। अगर इसमें करंट चलती है 0.5 एम्पियर, तो अगर 0.5 एम्पियर इसमें करंट चलती है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। ये रेजिस्टेंस हमने 1 ओम रखी हुई है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 0.5 को इस 1 ओम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0.5 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज होता है करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, ये ओम्स लॉ हमें बताता है। तो यहाँ कोई वोल्टेज जो होगा, फिर आप इस गैप को ऑन करें। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ जो वोल्टेज है वो, ये अगर 0.5 एम्पियर करंट गुजर रही है और ये वोल्ट मीटर जो है वो उसे ये भी पढ़ेगा, ये भी आपको उसकी वैल्यू बताएगा, और आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं ये 0.5 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ये अंदाज़न कोई 0.5 वोल्ट वोल्टेज आएगा। तो ये पता नहीं उसे 0.5 पढ़े या 0.6 पढ़े या 0.4 पढ़े, ये पता नहीं उसे ये उसे सही पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि हमने ये चेक करना है कि ये इसके अंदर कौन कौन सी ख़राबी है, उसको हमने नोट करना है। अब आप ऐसे करें, ये गैप ऑन कर दिया, फिर ये जो नीडल है इसको आप इस तरफ रखें तो इसकी नीडल एक तरफ जाएगी, और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को अगर इधर रखें तो नीडल दूसरी तरफ जाएगी। और ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये वोल्टेज बड़ा है और ये वोल्टेज छोटा है। तो अब अगेन आप इसे इधर उधर रख के यहाँ कोई ऐसी लेंथ ढूंढेंगे जिस पे आपके पास नल पॉइंट आ जाएगा, और उस लेंथ को आप क्या कहेंगे, इसके लिए जहाँ नल पॉइंट आएगा उस लेंथ को आप L2 कहेंगे। और अब आप मुझे ये बताएं कि ये जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतनी ये लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए ना। यकीनन ये वोल्टेज जो है ये इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, उसे आप कहेंगे स्टैंडर्ड वोल्टेज। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो स्टैंडर्ड वोल्टेज होगा, और वो किसके बराबर होगा, Vs के, और वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके नल पॉइंट के डिस्टेंस के। तो अब ये दो बातें आपके सामने हैं, इन्हें आप आपस में डिवाइड कर दें तो आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी ख़त्म करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी के बाद कोई कांस्टेंट लगाएंगे, इसको भी ये प्रोपोर्शनैलिटी के बाद कोई कांस्टेंट लगाएंगे। जब इन्हें आपस में डिवाइड करेंगे तो वो कांस्टेंट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो व्हाट इज़ Vs, Vs इज़ इक्वल टू, ये Es उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये L2 है और डिवाइडेड बाय ये L1 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वो ये है, और जो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वोल्टेज मेजर किया जा रहा है वो ये है। तो ये चूँकि ये डिवाइस एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज देता है, इसलिए ये जो वैल्यू है इट इज़ सपोज टू बी द करेक्ट वैल्यू, और ये जो वोल्ट मीटर उसके कोरस्पॉन्डिंग बता रहा होगा वो इसकी रीडिंग होगी जिसके अंदर हम जो खामी है वो चेक करना चाह रहे हैं। तो ये देखें, सबसे पहले आपने क्या किया, बैलेंसिंग पॉइंट मेजर किया। इसके लिए ये आप एक दफ़ा भी मेजर करें या दूसरी दफ़ा देखें या तीसरी दफ़ा देखें, चूँकि ये आपने रखा ही 1.5 है तो ये हर दफ़ा आपका 100, 99, 101 तकरीबन ऐसा आना चाहिए बार बार, क्योंकि आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी ये एक्सपेरिमेंट कर लें वो तो नहीं कहीं भागना, इधर उधर नहीं जाना, उसमें मामूली सा फ़र्क पड़ेगा, 99.5 आ जाएगा, या ये इतनी सी एक्सपेरिमेंटल एरर जो है वो एक्सेप्टेबल होती है। तो फिर आपने इसमें इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो
उधर से जो आपने ये नल पॉइंट ढूंढा हुआ है उसकी लेंथ यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद फिर ये L2 जब आपने यहाँ लिख दी तो उसके बाद ये VS आप कैलकुलेट करेंगे। इस ES की जगह पे आप 1.5 लगाएंगे, L2 की जगह यहाँ जो वैल्यू आपने निकाली है और L1 की जगह वो वाली वैल्यू। तो ये वाला वोल्टेज अगर फ़र्ज करें ये आता है 0.6, और ये वाला वोल्टेज, ये जो वोल्ट मीटर है इसकी हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं, ये उस वक्त बता रहा है आपको 0.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0.5 आपको बता रहा है वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं है, जबकि ये वाला मीटर जो है इसकी मदद से जो हमने कैलकुलेशन करके ये जवाब निकाला हुआ है ये एग्जैक्ट है। तो फिर आप क्या करेंगे, इस फाइनल कॉलम में क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.1, ये फ़र्क आ गया। तो इसी तरह अगले के साथ आप रीडिंग करके फ़र्ज़ करें यहाँ कोई आंसर आता है 0.8 आता है, यहाँ आंसर आता है 0.6, तो फिर फ़र्क कितना आ गया 0.2। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला वोल्ट मीटर अगर जो रीडिंग है वो बता रहा है हमारी 0.6, तो ये वाला जो एग्जैक्ट रीडिंग बता रहा है वो 0.8 है। तो इनका फ़र्क जो है वो ये है। तो आपने इसको कैलिब्रेट कर दिया, आपने मार्केट में ये बता दिया कि ये जो वोल्ट मीटर है ये जब आपको 0.5 बता रहा होगा तो एग्जैक्ट 0.6 होगी, एग्जैक्ट वैल्यू 0.6 होगी। ये अगर आपको 0.6 बता रहा है तो एग्जैक्ट 0.8 होगी। ये अगर आपको 0.7 बता रहा है या 0.8 बता रहा है तो एग्जैक्ट हो सकता है इधर 0.9 हो, इधर 1.1 हो। तो यहाँ फ़र्क कितना आ गया 0.2 का, यहाँ फ़र्क कितना आ गया 0.3 का। तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ टेबुलेशन फॉर्म में भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, आप ये टेबल की शक्ल में वैल्यूज़ आप दे रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ आप ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, और ग्राफ आप किस तरह से ड्रा करेंगे, आप अलोंग एक्स एक्सिस आप लिखेंगे V वोल्ट्स में, और अलोंग Y एक्सिस आप ये फ़र्क जो है ना VS माइनस V ये भी वोल्ट्स में लिखेंगे। तो अब देखें कि इधर आप कहते हैं जी ये 0 है, ये 0.1 है, 0.1 है, ये 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है। इस तरह करके आप यहाँ लाइन ड्रा कर देंगे, और उसके बाद इस साइड पे आप कहेंगे, इस तरफ पॉजिटिव साइड पे आप कह देते हैं 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है। तो अब आप देखें कि 0.5 पे कितना फ़र्क आ रहा है 0.1 का, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 पे कितना फ़र्क आ रहा है 0.1, ये आपके पास पॉइंट आ गया। इसके बाद 0.6 पे कितना फ़र्क आ रहा है 0.2 का, तो 0.6 पे ये 0.2 का फ़र्क आ गया। 0.7 पे कितना फ़र्क आ रहा है 0.2 का, ये आ गया पॉइंट। 0.8 पे कितना फ़र्क आ गया 0.3 का, ये पॉइंट आपके पास आ गया। तो अगर आप इनको ऐसे करके मिला दें तो इसका क्या मतलब है कि ये आपने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। और आप इस वोल्ट मीटर के साथ अगर ये ग्राफ बना के साथ इसके दे दें तो इसका मतलब ये होगा कि आप ये पब्लिक को बता रहे होंगे कि ये वोल्ट मीटर जो है जिस वक्त ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 आप देखना चाहें ये बता रहा हो 0.5, तो असल में आपने उसमें 0.1 ऐड करके उसको 0.6 समझना है। और अगर ये 0.6 बता रहा हो तो आपने ये 0.1, 0.2 इसमें ऐड करके उसको 0.8 समझना है। तो ये ग्राफिकली भी आपने, यानी आपके पास कोई फॉल्टी मीटर था, ये वोल्ट मीटर जो था ये
ये हमें पता है कि ये सही रीडिंग नहीं ले पाता, तो फिर हमने एक ऐसा स्टैंडर्ड एक अरेंजमेंट लिया पोटेंशियोमीटर जो सही रीडिंग्स ले सकता है। हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो उसके ज़रिए हमने एग्जैक्ट रीडिंग्स ली और उसके करस्पॉन्डिंग ये फॉल्टी रीडिंग्स नोट की, और इनमें जो फ़र्क है उसे हमने टेबुलेशन फॉर्म में भी ज़ाहिर कर दिया और ग्राफ के भी शक्ल से ज़ाहिर कर दिया। तो ये थी कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर बाय अ पोटेंशियोमीटर।